दोस्तों, एक जवान शख्स में तकरीबन 1.2 से 1.5 गैलन खून होता है, जिसको अगर मिलीलीटर के हिसाब से नापा जाए तो 4,500 से 5,700 मिलीलीटर बनता है। या दूसरे लफ्जों में, इंसान के टोटल वजन का 7% उसका खून होता है। अगर मैं इंसानी जिस्म में पानी की बात करूं तो पानी जिस्म में 60% होता है। एक इंसानी जिस्म के अंदर 12 बड़े निज़ाम होते हैं और 206 हड्डियां होती हैं। अगर मैं रगों और नसों का जिक्र करूं जो खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ले जाती हैं, तो एक बच्चे की आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज की लंबाई 60,000 मील और जवान बंदे की 1 लाख मील तक बनती है। अकेले अगर दिमाग की बात करूं तो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज जो दिमाग के साथ लिंक्ड हैं, उनकी लंबाई 400 मील के बराबर होती है। इंसान का दिल एक दिन में 14,000 लीटर खून इन वेसल्स को सप्लाई करता है। जिस दिमाग पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है, वो बिना ऑक्सीजन मिले 4 मिनट के अंदर 50% तक डैमेज हो जाता है। उसके बाद हर मिनट में तकरीबन दिमाग के 2 मिलियन सेल्स डैमेज हो रहे होते हैं, और अगर ये दौरानिया 10 मिनट तक चला जाए तो मौत का इम्कान बहुत बढ़ जाता है। अगर किसी मोजज़े में मौत होने से इंसान बच जाए तो दिमाग असल हालत में काम करने के काबिल नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाला ये इंसान एक बहुत ही पेचीदा और सेंसिटिव सिस्टम और प्रोग्रामिंग के साथ दुनिया में आया है। आए दिन हम हादसा देखते हैं, कभी कार एक्सीडेंट, कभी आग, कभी चाकू और तलवार और कहीं डंडे के वार। हर जख्मी को जख्म खाने के बाद जिंदगी के लिए मौत से लड़ना पड़ता है, मगर कभी भी कोई अकेला ये लड़ाई जीत नहीं पाता। उसको उस हालत में सहारे और हौसले की जरूरत होती है। डॉक्टर तक पहुंचने से पहले किसी ने उसका ख्याल रखना होता है, चाहे वो साथ उसका खून रोकने की सूरत में हो या फिर सांस की बहाली। क्योंकि जब दिल की धड़कन कम होना शुरू होती है तो उस वक्त सेकंड्स की गेम शुरू हो जाती है। मौत एकदम सामने और जिंदगी नजरें चुरा रही होती। जरा सोचिए, अगर कोई हमारा अपना जो हमें बहुत प्यारा हो और उस वक्त हम उसके पास हों और वो जिंदगी की बाजी हार रहा हो, तो क्या हमारा चीखना, चिल्लाना या रोना उसके काम आएगा? या फिर एकदम से एक एक्शन जिसे मैं नाम दूंगा बेसिक फर्स्ट एड, या फिर एकदम से उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद देना। यकीनन फर्स्ट एड भर वक्त और दुरुस्त एक्शन उसे जिंदगी दे सकता है। आप देख रहे हैं अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियोस आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो इन्हें शेयर और लाइक कीजिए। एक बात कहना चाहता हूं, इस प्रेजेंटेशन का मकसद हरगिज नहीं कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएं या डॉक्टर की एडवाइस हासिल नहीं करें। ये आपको सिर्फ अलग से सोचने के लिए एक हिंट दे रहा हूं, ताकि आप ये समझ सकें कि अगर आप किसी जख्मी के पास हो तो आपका उस वक्त एक्शन क्या होना चाहिए। इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या चीज़ है, आप क्या समझते हैं? कहीं हादसा होता है तो बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं, या कोई एक जख्मी हो जाता है, या कोई बीमार हो जाता है। उस हालत में उससे इब्तदाई तौर पे जो मदद मिलती है उसे फर्स्ट एड कहा जाता है। पहली मदद। एड का मतलब होता है मदद, फर्स्ट का मतलब होता है पहली मदद, इसलिए फर्स्ट एड। अगर आप किसी के पास हैं और उसको कोई हादसा पेश आ जाए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी हेल्प करें, डॉक्टर्स को कॉल करें, क्योंकि आप ही वो वाहिद बंदे हैं जो उसकी मदद करके, उसकी केयर करके उसकी जिंदगी बचा सकते हैं और उसको बेहोश होने से बचा सकते हैं। फर्स्ट एड के मेन मकासद ही ये हैं, जिंदगी को बचाना, जख्मों को मजीद खराब होने से। मिसाल के तौर पे, अगर किसी की कोई हड्डी टूट गई है और जब वो मूवमेंट करेगा तो वो और उस नोकदार हड्डी से उसकी वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज वो डैमेज हो जाएंगी। जहाँ पहले नुकसान था वो नुकसान कहीं गुना पड़ जाएगा। तो फर्स्ट एड वाले बंदे ने
اس کو زخموں کو مزید خراب ہونے سے بچانا ہے. اگر وہ بے ہوشی کی طرف جا رہا ہے تو اسے ہوش کی طرف لانا بھی فرسٹ ایڈ والے کی ذمہ داری. یہاں پر فرسٹ ایڈ کوئی عام آدمی بھی کر سکتا ہے، اور یہاں پر کچھ باتیں اس فرسٹ ایڈر سے متعلقہ ہوں گی جو اسائنڈ فرسٹ ایڈر ہوتا ہے کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر. کیونکہ جو فرسٹ ایڈر ہوتا ہے اسے فرسٹ ایڈ باکس کا پتہ ہونا چاہیے، اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے باکس کے اندر فرسٹ ایڈ کا سامان موجود ہے. جب وہ سین کے اوپر جائے، وہ کوئی عام بندہ ہو یا فرسٹ ایڈر یا اسائن فرسٹ ایڈر ہو، اسے سین کو اسیس کرنا چاہیے کہ وہ اس کے اپنے لیے سیف ہے یا نہیں ہے. اسے ایمرجنسی سروسز کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے. اسے یہ سین دیکھ کر اور کیجولٹی کو دیکھ کر، مریض کو دیکھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کون سا کام پہلے کرے. مثال کے طور پہ اگر کسی کا سانس نہیں آ رہا، کسی کا خون بہ رہا ہے، کوئی جل گیا ہے، کوئی ہوش میں ہے اور کوئی ہوش میں نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اسے اس وقت طے کرنی ہے کہ اس نے کون سا کام سب سے پہلے کر. کیونکہ یہ چیز بغیر تعلیم کے، بغیر انفارمیشن اور نالج کے نہیں آ سکتی. اور اگر یہ فرسٹ ایڈر کسی کمپنی، کسی آرگنائزیشن، کسی کنسٹرکشن کمپنی کا فرسٹ ایڈر ہے تو اسے اس انسیڈنٹ کو رپورٹ بھی کرنا ہے اور اس کا ریکارڈ بھی مینٹین کرنا ہے. فرسٹ ایڈر ایک دم سے جمپ لگا کر مریض کے پاس جا کر کوئی الادین کا چراغ اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ اس کو ایک دم ٹھیک کر دے. اس نے سب سے پہلے خود کو کنٹامیننٹ سے بچانا ہے، اس بلڈ سے، ان فلوڈ سے جو پیشنٹ کو اس وقت اس کی باڈی سے نکل رہے ہیں. اس کے لیے اس کے پاس گلوز ہونے چاہیے، ربر گلوز، اس کے پاس فیس شیلڈ ہونی چاہیے، اس کے پاس ماسک ہونا چاہیے، تاکہ وہ دوسرے کا علاج کرتے کرتے خود کسی بیماری کا شکار نہ ہو جائے. جب آپ کسی سین پہ پہنچتے ہیں تو آپ نے سچویشن کو کنٹرول کرنا، آپ نے اس جگہ پہ دوسرے خطرات کا جائزہ لینا ہوتا ہے. خطرات کا جائزہ لینے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنی سیفٹی اور ساتھ والوں جو وہاں سین کے اوپر موجود ہے ان کی سیفٹی کو دیکھنا ہوتا ہے. اس نے اس سین سے، اس موقع سے انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور پریارٹی کے حساب سے ایکشن لینا ہوتا ہے. جب فرسٹ ایڈر ایکسیڈنٹ کے بارے میں ایمرجنسی سروسز کو کال کرتا ہے تو اسے ہمیشہ لوکیشن، جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں، کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ان کے زخم کس نوعیت کے ہیں، لازم ایمرجنسی سروسز کو یہ بات بتانی ہے تاکہ وہ ایمبولینس اور ایمرجنسی سامان اسی حساب سے لا سکیں. فرسٹ ایڈر کی پرائرٹیز میں، جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ حادثے کی نوعیت، زخمیوں کی تعداد اور ایکسیڈنٹ کے حساب سے پرائرٹیز سیٹ ہوتی ہیں. مگر موسٹلی بریدنگ کے بعد خون، اس کے بعد چوکنگ، ہڈیاں، جلا ہوا جسم یا سکن کی جو دوسری کنڈیشنز ہوتی ہیں. لیکن اسے سب سے پہلے سانس کو دیکھنا چاہیے. اگر کہیں ایکسیسو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اسے بلیڈنگ کو روکنا ہے. اگر کہیں پہ ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں تو اس نے اس پیشنٹ کو ایک جگہ پہ ہولڈ کرنا ہے تاکہ وہ پلٹیاں مار کر جسم کے دوسرے حصوں کو ڈیمیج نہ کرے، کنٹامیننٹس جو پارٹیکلز ہیں وہ اس کے زخموں کے اندر نہ جائیں. یہ ساری پرائرٹیز اس نے سیٹ کرنی. ایک فرسٹ ایڈر کو ہو سکتا ہے سانس دینے کی ضرورت پڑ جائے، ہو سکتا ہے کوئی شوق میں ہے اسے ریکوری کی ضرورت پڑے، کسی کو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کی بلیڈنگ روکنی پڑے، سافٹ ٹیشوز انجریز ہو سکتی ہیں، بون جوائنٹس اور مسلز کی انجریز ہو سکتی ہیں، برن ہو سکتا ہے، پوائزننگ ہو سکتی ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. بیسک لائف سپورٹ بنیادی طور پہ اس نے ABCD کرنی ہے. ایک فرسٹ ایڈر کو یہ 4 لفظ یاد رکھنے چاہیے، A B C اور D. A سے مطلب اس نے سانس لینے والے راستے کو کلیئر کرنا ہے، ایئر وے کو کلیئر کرنا ہے. بریدنگ، اس نے سانس کو بحال کرنا ہے. سانس لینے کا راستہ بند ہے تو سانس کا سوال پیدا نہیں ہوتا. ایئر وے کو کلیئر کرے گا، اس کے بعد سانس کو بحال کرے گا، اس کے بعد خون کی سپلائی، سرکولیشن کو وہ بحال کرے گا. تو A فار ایئر وے، B بریدنگ کے لیے، C سرکولیشن آف بلڈ کے لیے، اور D جو ہے ڈی فیبریلیشن، یعنی سانس دینے کے لیے ایک مشین ہوتی ہے، جب وہ پیشنٹ کے منہ کے ساتھ لگا لی جاتی ہے تو وہ اس کو آکسیجن مہیا کر رہی ہوتی ہے اور آرٹیفیشلی وہ بندہ سانس لے رہا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں وینٹیلیٹر پہ آ گیا ہے بندہ، سادے لفظوں میں. اب سوال یہ ہے کہ زخمی کی طرف اپروچ کہاں سے کیا جائے. لیکن زخمی کی طرف اپروچ آپ
कोशिश करें कि पाँव की तरफ से करें, लेकिन जब आप उसको चेक करें तो सबसे पहले आपने सर की तरफ से पाँव की तरफ आना है, क्योंकि जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स हैं बॉडी के वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। जब आप उसको चेक कर रहे हो तो आप उसके शोल्डर्स पे हाथ रख करके उसको जेंटली पुश कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं आवाज देकर कि क्या तुम्हारी हालत ठीक है। उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है AVP और U। ए अलर्ट करने के लिए उसको आप चेक करते हैं कि वो मूव कर रहा है, हिलजुल रहा है या नहीं। अगर नहीं तो उसको आवाज देते हैं। अगर वो आवाज का जवाब नहीं देता उसके शोल्डर्स को शेक करते हैं और लाउडली आप उससे पूछते हैं कि तुम्हारी क्या हाल है। फिर भी जवाब नहीं आता तो आप समझ लीजिए कि वो अनरिस्पॉन्सिव है, वो जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। अब उसके लिए क्या करना है, आपने एयरवे को क्लियर करना है, एयरवे को ओपन करना है कि उसका कहीं एयरवे ब्लॉक तो नहीं है। उसका मेथड है सर को टेढ़ा करना है और थोड़ी को ऊपर करके आपने उसके मुंह को देखना है कि उसके मुंह के अंदर कोई चीज तो नहीं है। जो उसके मुंह के अंदर कोई चीज जो चोकिंग कहलाती है, अगर मुंह के अंदर कोई चीज फंसी हुई हो तो चोकिंग कहेंगे उसे, जिससे कि उसे सांस लेने में दुश्वारी है। अगर वो पार्शियल चोकिंग है तो वो खांस रहा होगा, वो बोल रहा होगा, तो उसे कहिए कि वो बोलता रहे, खांसता रहे, क्योंकि उसके खांसने से हो सकता है कि फंसा हुआ ऑब्जेक्ट वापस बाहर निकल जाए, फंसी हुई चीज गले से बाहर निकल आए और सांस का अमल बहाल हो सके। अगर उसकी चोकिंग कंप्लीटली है, पार्शियल नहीं है, कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो सिर्फ आप उसको महसूस कर पाएंगे, वो बोल नहीं पाएगा और वो खांस भी नहीं पाएगा और वो सांस भी नहीं ले पाएगा। ये कंडीशन ज्यादा क्रिटिकल होती है। अब अगर उसको चोकिंग है तो आपने करना क्या है, आपने उसके लोअर एब्डोमेन के ऊपर अपनी अंगूठे को रखना है और उसको दूसरा हाथ उस हाथ के ऊपर रखकर ऊपर की तरफ झटके देने हैं। ऊपर की तरफ झटके देने से क्या होगा कि बहुत मुमकिन है कि उसकी वो चीज गले से बाहर निकल आ जाए। जब तक वो बंदा कॉन्शियस है आप ये जारी रखें, अगर चीज निकल गई तो ठीक, अदरवाइज हो सकता है कि वो अनकॉन्शियस हो जाए। अगर वो पहले से अनकॉन्शियस है आपने उसे सीधी हमवार जगह पे लिटा देना है। लिटाने के बाद उसके एयरवे को चेक करना है, उसके मुंह को चेक करना है, उसके नाक को चेक करना है कि कोई चीज उसके नाक या मुंह में फंसी हुई तो नहीं है। और अगर उसके मुंह में सामने आपको कोई चीज फंसी हुई नजर नहीं आ रही है तो आपने उसको 2 दफा सांस देनी है और 30 दफा उसकी छाती को दबाना है। छाती को दबाने को कंप्रेशन कहते हैं और सांस देने को ब्रेथ कहते हैं। तो 2 ब्रेथ्स 30 कंप्रेशन, ये एक जवान आदमी के लिए, एक बड़े आदमी के लिए है। बच्चे के लिए ये रेशो 15 और 2 है, यानी 15 दफा आपने कंप्रेशन करनी है, 2 दफा आपने सांस देनी है। और इस साइकिल को आपने लगातार जारी रखना है जब तक कि बंदा सांस लेना शुरू नहीं कर देता या इमरजेंसी सर्विस आपकी जगह पे पहुंच नहीं जाती। इसकी रेशो क्या होगी, इसकी मिकदार क्या होगी, इसकी मिकदार ये होगी कि आपने 2 मिनट के अंदर 5 साइकिल कंप्लीट करने हैं। 5 साइकिल का मतलब ये हो गया कि 150 दफा आपने उसकी छाती दबानी है और 10 दफा आपने उसको सांस देनी है। और अगर बड़ा है तो उसकी छाती 1.5 से 2 इंच, 5 से 6 सेंटीमीटर तक उसकी छाती को आपने जोर से प्रेस करना है। ये नहीं कि जस्ट उसकी छाती का मसा कर रहे हो और आपको ये लग रहा हो कि वो दोबारा से सांस लेने की कोशिश में आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई शॉक में है, शॉक का मतलब क्या होता है, शॉक का मतलब है दिल का बंद हो जाना। और ऐसा कब होता है, जब खून ले जाने वाली नालियों में ऑक्सीजन मेंटेन नहीं रहता तो खून जिस्म के खास हिस्सों तक नहीं पहुंचता। तो उसकी कंडीशन को देख के आप समझ सकते हैं वो एग्जाइटी में है, फैंटिंग में है, उसको वॉमिटिंग हो सकती है, वो प्यास की कंडीशन में हो सकता है, उसकी इरेगुलर ब्रीथिंग होगी, उसकी सांस जो होगी वो बहुत कभी तेज कभी आहिस्ता होगी, उसकी स्किन जर्द हो चुकी होगी और उसकी पल्स या तो बहुत तेज होगी या बहुत कम होगी या कभी कभी नहीं होगी। शॉक की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन इस डिटेल में जाने से ज्यादा अच्छा है कि हम शॉक को कंट्रोल करने के बारे में सीखें कि शॉक को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। आपने उसका एयरवे ओपन करना है, सर को एक साइड पे टेढ़ा करना है और थोड़ी को
ऊपर की तरफ उठाना है और उसके जबड़े खोलने हैं, उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। बेशक वो आप डायरेक्ट प्रेशर से करें, एलिवेशन से करें, इनडायरेक्ट प्रेशर से करें, या कोई कपड़ा बांध कर, कोई टुकड़ा बांध कर करें। कैजुअलिटी की टांगों को 6 से 12 इंच ऊपर की तरफ उठा दें। लेकिन अगर उसकी हड्डियां टूटी हुई हों या कोई हड्डी ऐसी लगती हो कि टूट के अलग हो चुकी है, तो ऐसा ना करें। उसको बहुत हद तक आरामदेह हालत में रखने की कोशिश करें और उसके जिस्म का टेम्परेचर मेंटेन रखें। कोशिश करें कि मरीज जितना कम बोले उतना अच्छा है। उसको खाने के लिए कोई चीज ना दी जाए और डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की जाए। अब जो लोग सेफ्टी प्रैक्टिशनर हैं या असाइंड फर्स्ट एडर्स हैं, उन्हें एक बात याद रखनी है कि उन्होंने न सिर्फ मरीज की मदद करनी है, बल्कि जो एक्शन उन्होंने लिया है उस सारे को डॉक्यूमेंट भी करना है। उसके लिए हर मुल्क के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ सेफ्टी की बॉडीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, कानून हैं। उस हिसाब से जो उनका अपना फर्स्ट एड रजिस्टर होगा उसको मेंटेन करना है। जो फर्स्ट एड रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट बनानी है। आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन पार्ट 1 इधर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, वीडियो को वॉच किया। लेकिन अगर आप ब्लीडिंग, टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग, टाइप्स ऑफ वाउंड्स, फ्रैक्चर्स, बर्न्स, पॉइजनस इम्पैक्ट ऑन बॉडी, हार्ट अटैक, स्नेक बाइटिंग और इलेक्ट्रिकल शॉक के बारे में, उससे पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में, उसकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। उससे न सिर्फ आपका नॉलेज बढ़ेगा, बल्कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप किसी की मदद कर सकते हैं, बिलखुसूस उस वक्त जब उसे आपकी मदद की शदीद ज़रूरत होगी। अब तक के लिए इतना ही। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।